नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रकाश झा। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से संबद्ध हैं, साथ ही आपने थिएटर में पीएचडी की हुई है। वर्तमान में आप एनएसडी के प्रकाशन विभाग में हैं, पब्लिकेशन इंचार्ज हैं और साथ ही पीआरओ के रूप में कार्यरत भी हैं। साथ ही आपने मैथिली लोक रंग के फाउंडर भी हैं आप। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही ये भी बोलना चाहूँगी कि उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी थी कि शायद हर कुछ इतने कम समय में व्याख्या कर पाना मेरे लिए मुश्किल था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आज हम भाषा की बात करने जा रहे हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि इनकी नज़र में भाषा का क्या महत्व है और जो इतिहास में कुछ घटनाएं घटी हैं उससे आज की भाषा, आज की आधुनिक भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपके नजरिए में, आपके हिसाब से भाषा का क्या महत्व है। जीवन में जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही एक व्यक्ति के लिए उसकी भाषा जरूरी होती है। जब तक उसके पास वो भाषा नहीं है, अभिव्यक्ति की क्षमता उसमें नहीं है, वो व्यक्ति जो उसमें सर्वोच्च गुण है उसका वो खो देता है, वो अपना अस्तित्व खो देता है, अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी भाषा, उसकी अपनी भाषा हो तो उसके लिए, उसको आगे बढ़ने में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वैसा समाज जो अपनी भाषा को बचा के रखे हुए है, जो अपनी भाषा पर जिसकी जितनी अच्छी पकड़ है, वो समाज उतना ही समृद्ध है। इसलिए भाषा सबसे ज़रूरी है। वैसे ही जैसे किसी इंसान के लिए, किसी जीव के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे उसकी भाषा जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत है और कई ऐसे देश हैं विश्व में जिन्होंने गुलामी का दौर देखा है। और हम ये जानते हैं कि जो भी रूलिंग कंट्री होती थी वो सबसे पहले किसी देश की संस्कृति और भाषा पर वार किया करती थी ताकि एक हीन भावना उत्पन्न कर सके। तो आपके हिसाब से जो इतिहास में ये घटनाएं घटी हैं, उसका उन देशों पर जिन्होंने गुलामी देखी है, वहां की आधुनिक भाषा और संस्कृति पर आज के टाइम पे क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, गुलाम होना कई तरह से होता है। जो गुलाम बनाते हैं उनका पहला लक्ष्य होता है कि जिस जगह को गुलाम बनाना है उसके सांस्कृतिक धरोहर को कमजोर करना, और सांस्कृतिक धरोहर में सबसे प्रमुख उसकी भाषा होती है। तो सबसे पहले यही करता है कि उस समाज में यह हीन भावना पैदा कर देता है और उसकी भाषा के प्रति, ताकि लोग अपनी भाषा को छोड़ दें। जैसे लोग अपनी भाषा को छोड़ते हैं, धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं और दूसरे की संस्कृति को बेहतर मानने लगते हैं। और इस तरह से वो पहले भाषाई गुलाम होता है, फिर उसके बाद उसकी संस्कृति गुलाम हो जाती है और उसके बाद वो मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। जब समाज मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है तो उसे आसानी से अपने वश में करना आसान हो जाता है किसी भी दूसरे समाज के लिए। तो आज तक यही रहा है कि पहले युद्ध जो हुआ करता था, गुरिल्ला युद्ध हुआ करता था, छापेमारी की तरह जो युद्ध हुआ करता था, वो अब नहीं होता। अब का जो समाज है वो सबसे पहले संस्कृति को गुलाम करता है। आपको पता होगा कि जैसे हमारे देश में भी जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले यही किया, क्योंकि हमारे देश को पहले भाषाओं में बांटा और फिर उन सभी भाषाओं को हीन बताया, हीन साबित किया और वो अपनी भाषा थोपा। हम सभी सब कुछ छोड़कर उसकी भाषा की ओर भाग गए। तो जो हमारी अपनी सोचने की शक्ति थी, हमारा जो संस्कृति है, जिस भाषा में हम पलते बढ़ते हैं, हमारा दिमाग जिस भाषा में सोचता है, हम उसमें काम करना बंद कर दिए। इसका परिणाम ये हुआ कि हम बहुत जल्दी गुलाम हो गए और बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे। जब हमें अपने अस्तित्व का बोध हुआ, हमें अपनी भाषा के प्रति हमें ज्ञान हुआ, हमें अपनी धरोहर, हमारी कला संस्कृति के प्रति जब हमें हमारे अंदर संज्ञान आया, फिर हम गुलामी की जंजीर से मुक्ति पा सके। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है भाषा को पकड़ना, अपनी कला संस्कृति को पकड़ना। और जो भी देश गुलाम बनाए हैं उनका सबसे पहला काम होता है वहाँ की भाषा को खत्म करना। और यही हुआ है। आज विश्व में जितने भी देश गुलाम रहे हैं वो अभी तक अपनी भाषा को ठीक से पकड़ नहीं पाए हैं। स्वतंत्रता के बाद भी उनमें यही कोशिश है कि वो अपनी भाषा को पकड़े। आपको बताऊं कि एक छोटा सा देश इजराइल है, उसमें सबसे कम आबादी है और वो चूंकि अपनी भाषा को पकड़े हुए, उसकी भाषा में सब कुछ है और आज वो समृद्ध है, सामरिक रूप से भी समृद्ध है और शोध एवं जो बाकी जो भी पद्धति है सब में वो समृद्ध है। लेकिन हम
बहुत पीछे हो गए, लेकिन अब हमारी स्थिति ये हो गई है कि जब हम अपनी भाषा के प्रति और अपनी कला संस्कृति के प्रति फिर से लौटे हैं, तो अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि हाँ, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर किसी में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा सर्वोपरि है, जिस वजह से भाषाई कट्टरता देखी जा सकती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर दिन ब दिन भाषाई कट्टरता ऐसे ही बढ़ती रही तो भविष्य में जाके इसका क्या परिणाम देखा जा सकता है? नहीं, बातें दो होती हैं। भाषाई कट्टरता जो बढ़ रही है उसके पीछे भाषा को कमजोर करना है, न कि भाषा को समृद्ध करना है। जैसे हमारे देश में भी, अपने देश में भी हमारा बांग्ला बहुत मजबूत है, जैसे कन्नड़ बहुत मजबूत है, तेलुगु बहुत मजबूत है, मराठी बहुत मजबूत है। उसको अपनी भाषा में उसके सब कुछ उपलब्ध है। बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें बहुत कुछ उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से उसे उसकी तरफ दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। और जब वहाँ जाते हैं तो भाषाई कट्टरता होती है, क्योंकि वो उस क्षेत्र की भाषा का ज्ञान उसे होता नहीं है। तो वो धीरे धीरे कम होगा। भाषाई कट्टरता तो उचित नहीं है, लेकिन हाँ, भाषा को समृद्ध करना बहुत जरूरी है। जब भाषा समृद्ध हो जाएगा तो भाषाई कट्टरता भी कम होगी। इसलिए कम होगी क्योंकि जब हमें हमारी भाषा में ही हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, तो हमें दूसरी भाषाओं से कट्टरता नहीं होगी हमारे अंदर में। अब जैसे अभी हम मेडिकल पढ़ने या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यदि हमारे हिंदी भाषा में उपलब्ध हो जाए, हमारी क्षेत्रीय भाषा में यदि वही किताबें उपलब्ध हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो हमें दूसरी भाषाओं का आस नहीं रहेगा। और हम चूंकि हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में ही सोचते हैं, तो हम उसमें कुछ ज्यादा विस्तार आसानी से कर सकते हैं। इसलिए भाषाई कट्टरता उचित नहीं है। भाषाई कट्टरता के कारण ही बांग्लादेश में 21 फरवरी को बहुत से बच्चों को हताहत हो गया, उनकी हत्याएं हो गई, इसलिए भाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है। और लेकिन इतनी भी कट्टरता जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप भाषा के प्रति सम्मान दूसरी भाषा के लोग नहीं करते हैं, तो एक क्षेत्रीयता और एक जो कट्टरपन है वो उपलब्ध होता है, आदमी के अंदर आता है। तो इसलिए किसी को भी किसी दूसरे की भाषा को अपमान नहीं करना चाहिए। भाषा, जब हम कहीं अपमान करते हैं किसी दूसरे की भाषा को, तब उनमें कट्टरता उत्पन्न होता है। जो हम ना करें, हम सम्मान करें, सभी भाषाओं का सम्मान करें, तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं और कट्टरता कम हो सकती है। तो जब फ्रांसो प्रशियन वॉर चल रही थी, तब फ्रांस के कई इलाकों में जो जर्मन भाषा है वो थोपी गई थी। तो उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध नोवेलिस्ट थे, जिनका नाम था अल्फोंस डॉडे। और उन्होंने अपनी किताब द लास्ट लेसन में ये कोट किया है दैट व्हेन द पीपल आर एंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इसके द्वारा जो उपन्यासकार हैं वो कह रहे हैं कि जब कोई इंसान गुलाम होता है और अगर वो अपनी भाषा से जुड़ा हुआ है, तो मानो ऐसा है कि जैसे उसके कैद की चाबी स्वयं उसी के पास है। इस कथन द्वारा जो नोवेलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भाषा है वो आइडेंटिटी है, वही आपकी पहचान है, और वो कैद की चाबी बताते हैं उसे। तो इस कथन पर आपका क्या विचार है? देखिए, बिल्कुल सही है। भाषा यदि आपके पास है तो, और भाषा में यदि आपका ज्ञान है, आपकी पकड़ है, तो आप कहीं भी स्वतंत्र हैं। आप अकेले भी स्वतंत्र हो सकते हैं, चाहे वो आप कैद में ही क्यों ना हो। जो उपन्यासकार ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि यदि, जैसे आपने बताया, फ्रांस और जर्मन की जो युद्ध हुई थी, भाषा थोपी गई थी। जब भाषा थोपी गई थी तो ये हुआ कि उस जो दूसरे भाषा के लोग हैं उसको आत्मसात नहीं कर पाए, न सोच पाए, न अपने आप को समृद्ध कर पाए, और दूसरी भाषाओं को उसे सम्मान देना मजबूरी हो गया, जिसकी वजह से एक पहले तो बड़े युद्ध की नौबत आई, और जो बेरोजगारीपन बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो युद्ध का रूप धारण कर लिया। यही बात है, यदि आपके पास आपकी भाषा है, सब कुछ है तो सब कुछ है, भाषा है तो सब कुछ है, भाषा नहीं है तो आप ऐसे ही गुलाम हैं। उसमें गुलामी कुछ नहीं, बाकी लॉकर और जेल वाली गुलामी जरूरी नहीं है। आपके पास भाषा है। चूंकि भाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो अपनी भाषा आप सोचते उसी भाषा में, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके किसी दूसरी भाषा में उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो वो जो ट्रांसलेशन का फेज होता है उसमें बहुत कुछ गैप हो जाता है। आप वो नहीं कर पाते हैं जो आपकी मातृभाषा में, जिस भाषा में आप सोच रहे होते हैं, उतना तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि यदि आपके पास आपकी भाषा है तो आप गुलाम नहीं हैं।
लेकिन भाषा नहीं है तो आप गुलाम हैं। यदि आप किसी दूसरी भाषा को लेकर के चल रहे हैं तो आप गुलाम हैं, अनायास गुलाम हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं होती। तो उपन्यासकार ने जो कहा है वो बहुत ही मार्मिक बात है और बहुत सत्य है कि कहा भी जाता है कि यदि आपको किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को खत्म कर दीजिए, उसकी कला संस्कृति को समाप्त कर दीजिए, अपने आप वो आदमी गुलाम हो जाएगा। और यही हो रहा है। आज हम लोग हैं कि जब हम पढ़ते हैं जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन में फोटो किसका आता है? एक कोट पेंट टाई हैट पहने हुए किसी अंग्रेज का। यानी कि हमारे यहाँ यदि भारत के कल्चर में कोई आदमी सब धोती कुर्ता पहने हुए खड़े हैं तो वो जेंटलमैन नहीं है उनके हिसाब से। जेंटलमैन कौन है? जी फॉर जेंटलमैन, जो कोट पेंट टाई हैट पहने हुए हैं। आप देखिए बच्चों की किताब में वो फोटो आपको दिख जाएगा कि जो जेंटलमैन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जब कोट पेंट टाई पहनेंगे तभी जेंटलमैन होंगे, अन्यथा हम जेंटलमैन नहीं है। लेकिन हमारी भाषा क्या कहती है? हमारी भाषा तो ये नहीं कहती है। हमारी भाषा तो हमारी अपनी कला संस्कृति को लेकर के जो हम में जो बेहतर है वो जेंटलमैन है। तो यही अंतर हो जाता है कि भाषा जो बचपन से ही हमें कुछ ऐसे प्रभाव डाल देती है, दूसरी भाषा जो हमारे कला संस्कृति को नहीं प्रभावित करता है, और हम उस हिसाब से गुलाम होते चले जाते हैं। हमारे बच्चे उसी हिसाब से पलते बढ़ते चले जाते हैं कि जेंटलमैन बनना है तो कोट पेंट टाई पहनना है। तो आप बताओ कि एक छोटा उदाहरण है ये जी फॉर जेंटलमैन, और वो कितना दूर तक हमें प्रभावित करता है। फार्मर, एफ आएगा, फार्मर मतलब किसान, और वो एक छोटा सा धोती पहने हुए होगा, भीख मांगने के नौबत में वैसा फोटो रहेगा। तो फार्मर मतलब उसका फार्मर जो है वो और मेरा फार्मर अंतर है ना। हमारा फार्मर तो अलग है। हमारा किसान तो समृद्ध किसान होता है, उसके पास ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है, वो किसान है। लेकिन उसका फार्मर अलग है, वो लेबर को फार्मर कह सकता है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि फार्मर का फोटो आएगा तो वही आएगा, और जो हमारे बच्चे हैं उसका फार्मर शब्द बोलने में, किसान बोलने में उसे शर्म आने लगेगी धीरे धीरे। तो यही भाषा का अंतर होता है और हम गुलाम हो जाते हैं। इसलिए भाषा बहुत जरूरी है और अपनी भाषा होनी चाहिए। मैं अंत में, क्योंकि बहुत समय मैं आपका ले रही हूँ, पर मैं अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे अपनी मातृभाषा के बारे में बताएं, और आप अपनी मातृभाषा को किस नज़रिए से देखते हैं वो एक बार साझा करें। देखो, मेरी मातृभाषा मैथिली है और मैं मिथिला से हूँ। मिथिला का क्षेत्र जो है वो बहुत ही आदि युग से चलता आ रहा है। यानी कि ऋग्वेद की रचना जब हुई तभी से हमारा मिथिला है और तभी से हमारे शब्द हैं। हमारे मैथिली शब्द को लेकर के विद्यापति कवि हुए। हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला ग्रंथ जो है गद्य, वो मैथिली में लिखा गया। धूर्त समागम नाटक लिखा गया ज्योतिषर में, जो 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी से हमारे यहाँ लिखित शास्त्र उपलब्ध है। तो हमें तो अपनी भाषा पर बहुत गर्व है और हम लगातार अपनी भाषा के लिए काम भी करते हैं, और हम हमेशा पर प्रोत्साहित भी करते हैं सभी लोगों को कि जो हमारे भाषा के क्षेत्र के लोग हैं उनको भी, और जो हमारी भाषा को सीखना चाहते हैं उन्हें भी, कि आप अपनी मातृभाषा में सीखें, मैथिली में सीखें। मैथिली बहुत समृद्ध भाषा है। हमारे यहाँ लेखन बहुत अच्छा है, हमारा साहित्य बहुत उत्कृष्ट है। तो हम तो चाहते हैं कि जैसे हमारी भाषा है वैसे दूसरी की भाषा रहे, और वो उस भाषा में लगातार काम करें। हम भी लगातार काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि सभी लोग काम करें। सभी हमें अपने, मुझे मैथिली बोलने में कहीं हेजिटेशन नहीं होता। हम कभी भी दो मैथिली एक साथ होते हैं तो मैथिली में बोलते हैं और खूब अच्छे तरीके से बोलते हैं। आप अभी कुछ मैथिली में बोल सकते हैं? हाँ, क्या नहीं बाजि सकैत छी। हमर तो भाषा मैथिली है, हम सब हरदम मैथिली बाजै छी। अखन जतऽ अहाँ बैसल छी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय छै, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सबसे पैघ एकटा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होइ छै, विश्व के सबसे पैघ थिएटर फेस्टिवल होइ छै जकर नाम छै भारत रंग महोत्सव। ओहिमे अखन हमर मैथिली नाटक जनक नंदनी के चयन सेहो भेल अछि। तऽ हमर समृद्धि परंपरा अछि आ हमसब बहुत समृद्धि। सीता के धरती छै ओ मिथिला, ओकर भाषा छै मैथिली। तऽ ताहि दुआरे मैथिली हमर भाषा अछि आ हमसब मैथिली में बहुत लगातार काज करै छी। अहूँ मैथिली बाजू आ औरो आदमी सबके हम निवेदन करबनि जे सब मैथिली बाजथि आ बुझथि। धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने जानी, जो मैं नहीं जानती थी, और जो मैं जानती थी उसको एक अलग नज़रिए से देख पाऊंगी अब। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लैंग्वेज को लेकर के काम कर, भाषा को लेकर के काम की हो। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। थैंक यू।